Evolution of microprocessor contains the entire enhancement made by the particular Intel organization. तो इंटेल बेस्ड जो भी आपका माइक्रो प्रोसेसर आया ईयर वाइज, जैसे आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बना रहे होंगे तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, माइक्रो प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इनहांस हो रहा है, एंड्रॉयड का वेरियस वर्जन आपको मिल रहा है और अपग्रेड होता जा रहा है डे बाय डे। उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका डेस्कटॉप लैपटॉप के लिए इनहांस हो रहा है। न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स, ये सब न्यू वर्जन आपका जो है वो डे बाय डे enhancement occur in each and every field, operating system, programming language, ठीक है ना, माइक्रो प्रोसेसर ऑल्सो। नाउ माइक्रो प्रोसेसर के केस में भी आपका जो है डिफरेंट कंपनी माइक्रो प्रोसेसर बना रही है, तो उसमें इंटेल को फोकस हम लोग कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पर आपका जो है जनरेशन या इवोल्यूशन जो है ठीक है ना, तो इवोल्यूशन में बेसिकली हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को जो कैटेगराइज किए, माइक्रो प्रोसेसर का कैटेगराइजेशन आपका जो है वो 3 पॉइंट से हो रहा है। साइज और स्पेसिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, साइज और स्पेसिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीसरा आर्किटेक्चर और हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर जो हम लोग कंटेंट शेयरिंग कर रहे हैं, आप इसको ये भी हम बता दिए थे कि कोई भी माइक्रो प्रोसेसर को आप 3 तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्पेसिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये 3 कैटेगरी आपका होगा। तो इस 3 कैटेगरी में आप कोई भी कैटेगरी यूज कर सकते हैं। जैसे माइक्रो प्रोसेसर जो है डिफरेंट कंपनी बना रही है, तो पहले तो आप कंपनी मोटोरोला, AMD, इंटेल ये बात सोचेंगे। पहले आप सोचेंगे क्या कि आपको कंप्यूटर कौन सा लेना है। तो सबसे पहले कंप्यूटर लेने के लिए आप ये सोचेंगे कि आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप जो लेना है उसका माइक्रो प्रोसेसर क्या होगा, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसेसर क्या होगा, उसका स्पीड क्या होगा। तो जो प्रोसेसर सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से स्पीड। तो प्रोसेसर को सेलेक्ट करने के लिए आपसे पूछेगा कोई भी वेंडर है या डीलर, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, कि कितने बिट का कंप्यूटर चाहिए आपको। तो कितने बिट का, तो आप बताएंगे 64 बिट कंप्यूटर चाहिए, 128 बिट कंप्यूटर चाहिए। तो ये 128 और 64 बिट इज व्हाट, इट इज द हाँ, इट इज द रिकॉग्निशन, इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्पेसिफिकेशन। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि किस कंपनी का आपको चाहिए। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि मोटोरोला का, AMD का या किसका प्रोसेसर चाहिए आपको, इंटेल का चाहिए। तो वेरियस कंपनी, डिफरेंट कंपनी का आपका जो है वो प्रोसेसर अवेलेबल है, वहां आप आइडेंटिफाई करेंगे, नाम एक सजेस्ट करेंगे कि इस कंपनी का हमको माइक्रो प्रोसेसर चाहिए। देन उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस पर्पस के लिए यूज करना है। तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो है जनरल पर्पस यूज करना है, स्पेशल पर्पस यूज करना है, या आपको कोई एम्बेडेड सिस्टम बेस्ड कोई आपको ऐसा माइक्रो प्रोसेसर चाहिए जो किसी मशीन में, वॉशिंग मशीन, फैक्स, यानी किसी तरह का प्रिंटर आपको बनाना है, वहां पर आपको यूज करना है। तो स्पेसिफिक आपको कैटेगराइज करना होगा। लाइक जैसे आपको स्पेशल प्रोसेसर यूज करना है तो DSP, GPU बोर्ड, ये सब आपको बताना पड़ेगा कि आपको GPU चाहिए, स्पेशल पर्पस प्रोसेसर, DSP चाहिए, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, या फ्लोटिंग पॉइंट FPU, अलग अलग तरह का जो आपका स्पेशल प्रोसेसर चाहिए होगा। तो नाउ ए डे दैट इज इनबिल्ट, प्रोसेसर के साथ इनबिल्ट आता है, बट आप GPU बोर्ड स्पेसिफाई कर सकते हैं स्पेशल प्रोसेसर के लिए। तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे माइक्रो कंट्रोलर, जनरल पर्पस प्रोसेसर और स्पेशल पर्पस प्रोसेसर। तीसरा एक कैटेगरी आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरह का मशीन चाहिए आपको। तो आप पहले ही बताएंगे, जब आप जनरल पर्पस प्रोसेसर बताएंगे, इसका मतलब आपको सिस्क बेस्ड, यानी सिस्क बेस्ड मशीन चाहिए, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर के बेस्ड मशीन चाहिए जो मल्टीपल टास्क को सपोर्ट प्रोवाइड करे, यूनिक टास्क आपको नहीं चाहिए।
ठीक है, तो उसके बेसिस पर आप कैटेगराइजेशन करते हैं। अब ये सारे कैटेगराइजेशन का बेसिस आपका क्या है, सबके बाद आप ये बोला पूछा जाएगा किस कंपनी का। तो यहाँ पर जो ये जो लिस्टिंग है इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ हम लोग फोकस किए हैं इंटेल जनरेटेड माइक्रो प्रोसेसर ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्पेसिफिकेशन। तो साइज और स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर अप टू 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर जो भी आया, योर बुक ऑल्सो होल्ड सर्टेन नेम ऑफ दैट माइक्रो प्रोसेसर। तो 4 बिट का इंटेल ने कौन सा बनाया, बिफोर डिस्कशन ऑफ दैट प्रोसेसर of size 4 bit, 8 bit, 16 bit, 64 bit, 32 bit, we just discuss a brief about the history of the particular Intel organization। Intel जो कंपनी बना उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या है कि वहां पर जो वो कंपनी एक स्टार्टअप के फॉर्म में बनी थी उस समय 1968 में। उसके पहले जो उस कंपनी के ऑनर थे 3 लोग, वो तीनों एक ही कंपनी फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर में काम करते थे और एक ही दिन तीनों ने रिजाइन किया, ये सोच कर कि एक नया स्टार्टअप बनाएंगे। और चूंकि ये 3 लोगों के इंटीग्रेशन से ये कंपनी बनी, तो इनिशियली इन्होंने इसका नाम दे दिया इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, बिकॉज दैट कंपनी इज फोकस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड प्रोडक्ट को फोकस कर रहा था, तो उस कंपनी का नाम रखा इन लोगों ने इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको शॉर्ट नेम हम लोग इंटेल के नाम से अभी जानते हैं। तो फुल नेम ऑफ दैट इंटेल इज इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। 3 मैन स्टार्टअप था, ये 3 लोगों का से स्टार्टअप बनाया गया था 1968 में, लेकिन पॉपुलर होने में इसको 13 इयर्स लग गया। यानी 1981 में इसका सबसे सक्सेसफुल लॉन्च हुआ आपका प्रोसेसर। उसके पहले तक बहुत सारा प्रोसेसर बना, लेकिन वो सक्सेसफुली इन द पॉइंट, सक्सेसफुली का मतलब केवल प्रोसेसर बनाना नहीं होता है, कोई प्रोग्राम आप लिख रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं है, वो प्रोग्राम कितने लेवल पर डिप्लॉय हो रहा है, कितने लोग उसको यूज कर रहे हैं, वो उसका सक्सेसफुल। यानी कि अभी आपका गूगल प्लस भी है, हैंग आउट, आपका फेसबुक भी है, ठीक है ना। तो इसके पहले फेसबुक के पहले भी बहुत सारा सोशल जो है प्लेटफॉर्म था, अभी व्हाट्सएप भी है, वाइबर, हाइक, सब सोशल, हाँ बंद हो गया, हाँ ठीक है। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, तो उस फेसबुक का वेटेज ज्यादा है। तो अगर एडवर्टाइजमेंट की बात होगी तो सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किसको मिलेगा, यानी उसको मिलेगा जिसका पॉपुलेशन हाई है। आपका अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट आप बना रहे होंगे तो आप किसको प्रिविलेज देंगे, आप उस प्लेटफॉर्म को प्रिविलेज देंगे अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है, जिस प्लेटफॉर्म को मैक्सिमम लोग हिट देता है, जहां ज्यादा हिट मिलेगा, जिसको अब जैसे सबसे ज्यादा जिसको हिट मिलेगा उसको आप अगर एडवर्टाइजमेंट देंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके एडवर्टाइजमेंट को फॉलो कर लेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम वो उसको व्यू तो करेंगे। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म को कोई व्यू ही नहीं करता, हिट ही नहीं देता है, तो उस प्लेटफॉर्म पर आप एडवर्टाइजमेंट क्यों देना चाहेंगे। तो इसलिए पॉपुलेशन के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी तरह का डिजिटल मार्केटिंग को जो है प्रमोट करते हैं, यानी कि इस प्लेटफॉर्म को ज्यादा करना चाहिए, इसको कम करना चाहिए। यूट्यूब पर, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप, व्हाट्सएप ऑल्सो नाउअडे, when you want to promote your product on WhatsApp, so there is WhatsApp is also a good platform because it circulates the advertisement to many number of groups। तो एक ग्रुप्स में डालेंगे, उस ग्रुप में एक ही कोई होगा, उसका बहुत सारा ग्रुप होगा, फिर वो डालेगा, फिर उसका ग्रुप, तो एक चेन बनता चला जाएगा। तो इसलिए देखते हैं कि व्हाट्सएप या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पर कोई भी इंफॉर्मेशन वायरल तुरंत हो जाता है, घूम के आप सुबह से शाम तक में वो इंफॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचेगा। कोई एक पर्टिकुलर मैसेज है तो आप किसी को भेज रहे हैं, वो पहले आपको बता देगा ये मैसेज हमको मिल चुका है, किसी न किसी नेटवर्क के थ्रू, किसी ग्रुप के थ्रू वो सर्कुलेट हो जाता है। तो वहां पर प्रोडक्ट का प्रमोशन बहुत फास्ट होता है। तो अभी क्या है, अभी आप अगर कोई प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट पर भी काम कर रहे हैं तो आपको ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, सोशल, एस कॉमर्स, ये सारे सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है ना। आज से 10 साल या 15 साल पहले जब कोई एक कंपनी लॉन्च करते तो उनको कम से कम 10-5 प्रोडक्ट पर काम करना था, लेकिन आज के डेट में अगर आप एक प्रोडक्ट पर भी काम कर रहे हैं तो वो एक प्रोडक्ट से आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस एक प्रोडक्ट को अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सो मेनी प्लेटफॉर्म आर देयर। अगर किसी एक प्लेटफॉर्म पर आपका सक्सेसफुल रन हो गया
तो आपके पास उसको ऑर्डर को पूरा करने के लिए जो है, प्रोडक्शन करने के लिए आपको जो है अपना कैपिटल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतना ऑर्डर आ जाएगा कि फिर आपको उतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप जैसे कीजिए, तो एक प्रोडक्ट ही काफी है आपको बिजनेस करने के लिए, ज्यादा प्रोडक्ट का जरूरत नहीं है। लेकिन जब आज से 10 साल पहले ये सोचना पड़ता था कि कोई अगर आप कंपनी बना रहे हैं तो आपको कुछ 4-5 प्रोडक्ट मिक्स करके बनाना होगा, ताकि ऐसा किया है। सुधा डेयरी आप देख रहे हैं, वहां भी डेरिवेटिव्स पर काम किया गया होगा। सुधा डेयरी अगर केवल मिल्क बेचते रह जाते तो आप डिफरेंट डेरिवेटिव्स नहीं देख पाते। तो डिफरेंट डेरिवेटिव्स इज व्हाट, डिफरेंट डेरिवेटिव्स का आगे आने का मतलब है कि प्रोडक्ट का मार्केटिंग इन्हांसमेंट चाहते थे। केवल दूध बेचने से नहीं होगा, मिल्क के साथ मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट यानी डेरिवेटिव्स भी हमको ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो दैट इज अनदर फैक्टर, बट दिस इज द ब्रीफ हिस्ट्री। नाउ वन बाय वन जो आपको वो स्लाइड है उस, हाँ बोलिए। वन बाय वन दैट स्लाइड कंटेन्स द माइक्रोप्रोसेसर जनरेटेड और इन्वेंटेड बाय इंटेल, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्पेसिफिकेशन। तो अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट है जो हर माइक्रो प्रोसेसर को कैटेगराइज करने के लिए यूज किया गया। पहला चीज ईयर ऑफ इन्वेंशन, दूसरा चीज कि आपका साइज और स्पेसिफिकेशन क्या था, मॉडल नेम क्या था, तीसरा, चौथा आपका जो है कि क्लॉक स्पीड। बाकी उसके बाद ये 4 के बाद जो भी जैसे जैसे एड ऑन होता चला गया, जैसे इंटरनल मेमोरी इन्हांसमेंट, कैश मेमोरी इंक्लूजन, ठीक है ना, फिजिकल कोर इंक्लूजन यानी फिजिकल कोर इन्हांसमेंट, वन मोर देन वन सीपीयू यूज करना, कैश मेमोरी में L1 के बाद L2 L3 भी कैश मेमोरी इंट्रोड्यूस करना, L1 कैश मेमोरी में हर फिजिकल कोर में सेरेबल यानी कि सेपरेट यूज करना, और L2 L3 को सेरेबल मोड में यूज करना। ये सारा इन्हांसमेंट जैसे जैसे होता गया वो ऐड हुआ, लेकिन 4 फैक्टर सब में है। पहला चीज ईयर ऑफ इन्वेंशन, दूसरा चीज साइज और स्पेसिफिकेशन, तीसरा चीज आपका कितने आपका जो है क्लॉक स्पीड का है, और जो ईयर ऑफ इन्वेंशन है वही आपका तय कर देगा इसका जनरेशन क्या है, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव डिटेल्स अबाउट द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन जिस ईयर में ये आया उसमें उससे आप इसका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, किस कंप्यूटर के लिए माइक्रो प्रोसेसर यूटिलाइज किया गया उसका जनरेशन भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये 4 आपका मेन फैक्टर है। इसके अलावा हर माइक्रो प्रोसेसर में इन्हांसमेंट हुआ। अब टेक्नोलॉजी वाइज क्या इन्हांसमेंट हुआ, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में भी टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट आप पढ़ते हैं। तो टेक्नोलॉजी क्या था जी, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया गया था, नहीं पता है? वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है ना। तो वैक्यूम ट्यूब, और उसके बाद सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर हुआ, फिर ट्रांजिस्टर को इंटीग्रेट करना, आईसी, उसके बाद सर आईसी के बाद माइक्रो प्रोसेसर, वही आईसी के बाद एलएसआई, फिर वीएलएसआई, फिर अल्ट्रा लार्ज यूएलएसआई। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड टू इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन अगर लार्ज ट्रांजिस्टर्स यूज करें, लार्ज सेट ऑफ ट्रांजिस्टर्स, तो आपका डेटा मूवमेंट भी फास्ट होगा, क्योंकि इतना क्लोज चेन बनेगा। पढ़े आप, बॉन्डिंग पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े हैं ना बॉन्डिंग। तो जितना ज्यादा क्लोज बॉन्डिंग होता है उतना फास्ट आपका प्रोसेसिंग होता है, कोई भी रिएक्शन जो है वो फास्ट करता है। तो यहाँ पर भी आपका कोरोना के साथ भी यही चीज है, वो जो वेरिएंट बना रहा है डिफरेंट, इसका मतलब है उसका बॉन्डिंग बहुत फास्ट हो रहा है। और बॉन्डिंग यानी कि उसका जो है बॉन्डिंग यानी कि बढ़ता जा रहा है, तो वो मल्टीप्लाई कर रहा है, म्यूटेशन जो हो रहा है। तो उस केस में क्या है कि डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट लेवल पर वो अपना जो है फॉर्मेट जनरेट कर पा रहा है, जिस फॉर्मेट को R&D जो है जारी है, और अभी कुछ सालों तक जारी रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है बहुत फास्ट हुआ है। तो वैक्सीनेशन बहुत फास्ट हुआ है, क्योंकि 5 to 10 ईयर्स लगता है एक वैक्सीन बनाने के लिए, और इतना ज्यादा फास्ट हुआ है क्योंकि उसके म्यूटेशंस को देखकर उसके बेसिस पर R&D हो रहा है, और इतना फास्ट म्यूटेशन हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है कि आपका रिसर्च जब तक कंप्लीट हो रहा है एक लेवल तक, तब तक वो चेंज हो जा रहा है। तो अब उसी बीच में आपको मार्केट में भी उसको सर्कुलेट करना है और उस पर R&D भी करना है। तो दोनों चीज है, आपको इकोसिस्टम को मेंटेन भी करना है। तो ये मान के चला जाए कि भाई कुछ लोग बच जाएंगे, ये मान के नहीं चला जाए कि सब लोग बच जाएंगे, क्योंकि जब हमारा R&D ही कंप्लीट नहीं है तो हम कैसे ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये सारे लोग को बचा देंगे हम। तो इसके लिए क्या है कि सेफ एंड सिक्योर योरसेल्फ ओनली,
आफ्टर वैक्सीनेशन बूस्टर डोज के लिए भी प्रिपेयर करिए, बट ये नहीं मानना है कि हम वैक्सीनेटेड हैं तो फुल सिक्योर्ड है, ये नहीं माना। फुल सिक्योर्ड है भी तब भी मानिए कि नहीं है, तब आप ज्यादा सिक्योर अपने को करेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा लापरवाही करेंगे और फिर आप जो है उस अफेक्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर उसी फैक्टर में सबसे पहला जो आपका 4004 है, इसको इसलिए हमने डिस्कस आपको जो दिया था कि इसको आप एक बार एनालाइज करिए, और ये सारे एनालाइज करने में आपको एक असाइनमेंट भी दिए थे कि आप उस असाइनमेंट में इसके माइक्रो प्रोसेसर के बेसिस पर भी ईयर यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में एलोकेट करिए। बुक में था लेकिन इसको कैटेगराइज कर दिए 4 बिट 8 बिट में, बुक में भी कैटेगराइज करके दिया हुआ है, लेकिन सारे को डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है। अभी अगर एक i3 माइक्रो प्रोसेसर की बात करिएगा तो उसका 11th और नियर अबाउट 12th जनरेशन चल रहा है, तो 11th जनरेशन में हर जनरेशन में तो कुछ ना कुछ चेंजिंग हुआ होगा, तो इतना मॉडिफिकेशन जो हुआ तो हर के मॉडिफिकेशन को रखने में, एलिब्रेट करने में हर को आपको इंडिविजुअली एक्सेस करना होगा। तो आप ये बता सकते हैं कि i3 माइक्रो प्रोसेसर आया जिसका ये फीचर्स था, अब उस फीचर्स में जो मॉडिफाई जो किया गया, रिफाइनमेंट ऑफ फीचर्स किया गया, वो रिफाइनमेंट तो जब तक आपका वो रहेगा तब तक होता रहेगा, जब जब कोई नया चीज उसमें लगेगा कि ये चीज को हमको रिफाइन करना चाहिए तो वो चीज उसका रिफाइनमेंट होते रहेगा। तो टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 4004 में 2300 ट्रांजिस्टर्स, क्लॉक स्पीड 740 किलोहर्ट्ज, ये इसलिए हम आपको बोले थे कि यहाँ से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करके, तो यहाँ पर आपका क्लॉक स्पीड दिया हुआ है, तो आप जनरेशन बाय जनरेशन भी क्लॉक स्पीड दिखा सकते हैं कि इस जनरेशन में कितने क्लॉक स्पीड से कितने क्लॉक स्पीड का माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने बनाया। तो आपका जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो चार्ट बनेगा, उस चार्ट में क्लॉक स्पीड इंटेल का ही रखेंगे, बाकी प्रोसेसर का हमको नहीं आपको इंक्लूड करना है, बाकी करेंगे तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि अब AMD ने भी बनाया, मोटरोला ने भी बनाया, ठीक है ना, तो बहुत सारी कंपनी बना रही है, तो उसके बेसिस पर नहीं, हमको केवल इंटेल को फोकस करना है। तो कैटेगराइजेशन आप यहाँ से भी कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी आप ऊपर कर ही दिए हैं, यानी टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से वैक्यूम ट्यूब, IC, ट्रांजिस्टर्स, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर्स, देन IC, देन LSI, देन VLSI, देन ULSI आप कैटेगराइज कर दिए। तो यहाँ पर भी ये 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स कितना यूज हुआ उसका उसमें नोट कर सकते हैं। कुछ लोग भेजे हैं 3-4 लोग, लेकिन वो बहुत कम उसमें डेटा है, हाँ, तो थोड़ा सा उसमें इन्हांसमेंट का जरूरत है, तो इससे आपको डेटा निकल सकता है, ठीक है ना। ईयर ऑफ इन्वेंशन में ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें अलग से कुछ बताने का है, जैसे जनरेशन पर 1971 में पहला लॉन्च हुआ, और ये पहला माइक्रो प्रोसेसर था, 4 बिट का था, 740 किलोहर्ट्ज क्लॉक स्पीड था, 2300 ट्रांजिस्टर्स को यूज किया गया था इसमें। ट्रांजिस्टर्स यहाँ इसलिए बोला जा रहा है कि 1971 वहां भी, क्योंकि IC को भी बनाने के लिए ट्रांजिस्टर्स यूज होता है, तो 2300 ट्रांजिस्टर्स को इंटीग्रेट किया गया होगा IC बनाने के लिए, क्योंकि ये 1971 किस जनरेशन में होगा, 3rd जनरेशन, जिसमें आपका C लैंग्वेज भी है, इसीलिए C लैंग्वेज को मिडिल लेवल कहा जाता है, क्योंकि अभी 5th को टर्मिनेट नहीं किया गया है, कंप्लीट 6th जनरेशन इनिशिएट नहीं हुआ है, तो ठीक है। तो 1st 2nd के बाद 3rd है, 4th और 5th यानी मिडिल लेवल लैंग्वेज आपका C है, 1972 में आया। सेम 404 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, देखिए मेनली उसी को फोकस किया गया है, इसलिए मैंने शेयर किया था कि आप इससे डेटा एक्सट्रैक्ट करिए, डेटा एक्सट्रैक्ट करने में यू जस्ट गेट द पर्टिकुलर। तो 1972 इज द ईयर ऑफ इन्वेंशन, साइज 8 बिट, पहला 8 बिट का माइक्रो म्यू पी लिखा हुआ है, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर, म्यू पी का वहां शॉर्ट में लिखा हुआ है माइक्रो प्रोसेसर। क्लॉक स्पीड 500 किलोहर्ट्ज। अब आप बोलेंगे कि इसका जो क्लॉक स्पीड है ये उससे कम हो गया, तो नहीं, यहाँ 4 बिट का आपका डेटा हैंडल कर रहा था, वो 8 बिट कर रहा है, तो 500 कम नहीं है, ज्यादा है, ठीक है ना, कंपेयर टू उसके कंपेरिजन में। उसमें 4 बिट का डेटा को 740 किलोहर्ट्ज में यूज हो रहा था क्लॉक स्पीड, यहाँ पर आपका 8 बिट डेटा है, तो 8 बिट डेटा के लिए 500, 50,000 इंस्ट्रक्शन, वहां पर 60,000। अब वहां पे फिर कंपेयर करिएगा, बोलिए वहां 60,000 था, यहाँ 50 कम हो गया, तो कम नहीं, वहां 4 बिट का 60,000 है, यहाँ 8 बिट का 60,000
इंस्ट्रक्शंस को ये हैंडल करने में आपका जो है कंफर्टेबल था। देन 8080 अगेन, अब देखिए जो 4 फैक्टर बोले वही 4 फैक्टर सब में मिलेगा आपको, तो दैट इज डेटा रिलेटेड ओरिएंटेशन। जहां पर न्यू फीचर ऐड हुआ, ठीक है ना, तो 74 में 8 बिट, अभी तक कोई इसको नहीं जानते थे, क्योंकि हमने बताया इसको 1968 के बाद 1981 में इसको आप और हम जानने शुरू किए, ठीक है ना, यानी 13 ईयर्स से स्टार्टअप था। 13 ईयर्स के बाद इस स्टार्टअप को एक नेम यानी पॉपुलैरिटी वो गेन किया। 13 साल बिना पॉपुलैरिटी के वो काम किया। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि आखिर 13वां यानी आफ्टर 13 ईयर्स क्या हुआ होगा ये पॉपुलर हुआ। तो अगर आप पीडीएफ देखे होंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। 1968 में कोई कंपनी लॉन्च हुई और 1981 उसको लग गया पॉपुलर होने में। तो क्या ऐसा 1981 में हुआ जो उस समय पॉपुलर हो गया? आपका पेपर का भी नाम है आईबीएम। आईबीएम इसीलिए है क्योंकि इंटेल जनरेटेड जो इंटेल 8086 या 8088 को आईबीएम ने अडॉप्ट किया आर्किटेक्चरल, यानी उसके आर्किटेक्चर को फॉलो किया, इसीलिए आपके पेपर का नाम भी है आईबीएम आर्किटेक्चर। आईबीएम जस्ट फॉर इंटेल 8086 बिकॉज in IBM computer this Intel 8086 computer introduced in year 1981। तो 8080 आपका प्रोसेसर था। इसके बाद 8085 8 बिट कहीं था। आफ्टर 8085 आपका जो है 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर आया इंटेल 8086। ये 3 वर्जन में आया। अब इसका प्रॉब्लम क्या था सर क्लास में? ठीक है, तो ये आपका जो है ये 4.77 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज और 10 मेगाहर्ट्ज 3 वर्जन में आया, यानी कि 3 क्लॉक स्पीड में आपका कंपनी ने इंटेल 8086 को लॉन्च किया। तो 4.77, 8 मेगाहर्ट्ज एंड 10 मेगाहर्ट्ज। तो हाँ, जनरेशन नहीं है, 3 मॉडल आया, 3 मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ 3 डिफरेंट क्लॉक स्पीड। तो 3 स्पीड का कंप्यूटर यानी माइक्रो प्रोसेसर आपका जो इंटेल ने जनरेट किया। लेकिन हाँ, अब यहाँ जो इंटेल 8086 था इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी ऐड कर दिया गया, इंस्ट्रक्शंस का होने लगा, जिसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ही आगे इनहांस किया गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में एडिशन का जरूरत होता है और डिवीजन में सब्ट्रैक्शन का जरूरत होता है। तो बाय द कंसेप्ट ऑफ एडर एंड सब्ट्रैक्टर मल्टीप्लाई और डिवाइड इज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन दिस पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन इस माइक्रो प्रोसेसर ये आपको बेसिकली इसी माइक्रो प्रोसेसर को पढ़ना है। 29,000 ट्रांजिस्टर्स आर देयर, 16 बिट एड्रेस, 16 बिट डेटा बस और 20 बिट एड्रेस बस है। तो 40 पिन्स आर देयर। इसका जो आपका आर्किटेक्चर था उसमें जो ये जो स्लॉट देखते हैं, ये जो देख रहे हैं ना, इसमें देखिए एक साइड में 20 पिन होगा, काउंट करिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये आपका पूरा पूरी 20, एक साइड में 20 पिन, दूसरे साइड में जिसको आप ग्राउंड अप करते हैं, यानी कि जो स्लॉट में लगाते हैं। तो ये इसमें से एक भी पिन आपका इधर उधर नहीं होना चाहिए। हर पिन का एक स्पेसिफिक आपका वर्क है। हर पिन का मतलब है कि उसको किसी रीजन के लिए बनाया गया, किसी कारण से उसको जनरेट किया गया। तो इसमें जो 20 पिन्स था आउट ऑफ 40 पिन्स, 20 pins are multiplexed with some other pin also, other mode also, like 16 data bus is there and 20 address bus. So 16 data bus is multiplexed with the address bus and 4 data bus यानी 4 address bus is multiplexed with the status signals, जो status flag register हम लोग डिस्कस किए हैं। तो 20 में से 40 में से 20 पिन तो केवल डेटा और एड्रेस बस के लिए यूज हुआ।
अब वो डेटा बस आपका बाई डायरेक्शनल होता है, तो जो भी आपका पिन डेटा बस और एड्रेस बस से मल्टीप्लेक्स हुआ होगा वो बाई डायरेक्शनल होगा। वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब पिन डायग्राम 8086 का डिस्कस करेंगे। इसके बाद अब यहाँ क्वेश्चन है कि क्यों ये पॉपुलर नहीं हुआ, इसलिए कि ये कॉस्टली था। 8085 के बाद 8 बिट से 16 बिट का ये प्रोडक्ट आया, तो ये थोड़ा कॉस्टली था और 3 मॉडल में आया। तो ये दिस इज द रीजन बिहाइंड पॉपुलरिटी। ये रीजन है आपका कि इंटेल जो है 1981 में क्यों पॉपुलर हुआ। 79 में ये लॉन्च हुआ था और 81 के आसपास, यानी 79 में लास्ट में हुआ होगा, 80 से 81 के आसपास जो है IBM ने इसको अडॉप्ट किया था। अब देखिए यहाँ भी एक जो स्टोरी है, इंटेल 808 आप जब देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, तो 8088 और 8086 का सेम कॉन्फ़िगरेशन है, देयर इज नो चेंज, बट द नेम विल बी चेंज। नेम चेंज हो गया, तो नेम चेंज होने का रीजन क्या है, इसके पीछे ये रीजन आपको यहां से पता चलेगा। चीपर वर्जन, क्यों? क्योंकि आप मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट अगर लॉन्च करेंगे मार्केट में 100 रुपया का, उसका प्राइस 100 रुपया रखेंगे, और अचानक से 1 महीना के अंदर में वो 100 रुपया का चीज को आप बोल देंगे कि नहीं ये 50 रुपया में बेचेंगे, तो आपके प्रोडक्ट का जो है कैपेसिटी, इफिशियंसी, सब पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि व्हाई द प्राइस इज रिड्यूस्ड, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द प्रोडक्ट। आपको कम प्राइस में मिलेगा, आप हाँ उसी में सेल में कहीं खरीद लीजिएगा तो आपको नहीं चेक कीजिएगा कि अमेजोन पर जो है, फ्लिपकार्ट पर जो है 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसमें आपका जो है रिफर्बिश प्रोडक्ट भी आप परचेज कर लीजिएगा, नहीं देखने जाएगा। रिफर्बिश मतलब जो यूज किया हुआ है लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चलेगा, आप देखने थोड़े जा रहे हैं कि यूज किया हुआ है कि नहीं है। अगर उसमें क्या है कि ऑनलाइन में बहुत सारा चीज आपका ऐसे भी मिल जाता है, अब इसका मतलब नहीं भरोसा हटा देना चाहिए। हाँ लिखा रहता है, लिखा रहता है, तो फिर आप बहुत बार क्या करते हैं, हाँ वही बात है, देखने नहीं लगे हैं। आप रिफर्बिश पर ध्यान नहीं देते हैं ना। आप देख लिए, बहुत लोग नहीं देखता है, वो ये देखता है कि इसमें 50,000 का चीज है, हमको 12,000 में मिल रहा है, ये नहीं सोचता क्यों 12,000 में मिल रहा है। तो ये जो आपका पॉइंट है, बहुत मतलब टेक्स्ट जो है बहुत स्मॉल फॉन्ट में रहता है, जिसको फोकस नहीं, कि कल को आप क्लेम करिए कि आपको बताया नहीं, तो आपको वो दिखा देगा इसको जूम करके कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था, आप ध्यान नहीं दिए, ठीक है ना। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वो चीज पर ध्यान। यहाँ चीपर वर्जन के केस में क्या हुआ कि आपका पहले ही हम बताया कि 3 वर्जन में आया 8086, कॉस्टली था, ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, इसलिए कि प्राइस, अभी भी आप मार्केट में कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसका प्राइस ज्यादा होगा, तो आप वेट करेंगे, आप वेट करते हैं थोड़ा कम होगा प्राइस, 1-2 साल के बाद ले लेंगे, वो एक्चुअली आप नहीं वेट करते हैं। दैट इज द रीजन बिहाइंड द परचेजिंग के पीछे ये रीजन होता है कि आप जब भी कोई परचेज करने जाते हैं तो फिजिबिलिटी चेक करते हैं, आगे आप पढ़ेंगे साइड में, ठीक है ना। फिजिबिलिटी स्टडी, कोई आइडिया है किसी को फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है? देखिए कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सबसे पहले आप प्रोडक्ट को टेक्निकल फिजिबल देखते हैं। फिजिबिलिटी मतलब कितना साउंड है वो, टेक्निकल फिजिबिलिटी। फिर आप उसका देखते हैं ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, कितना फंक्शनल है वो, ठीक है ना, BLI। और तब आप तीसरा देखते हैं इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। ये आप वर्ड आज सुन रहे होंगे लेकिन डेली लाइफ में ये हमेशा आप यूज करते हैं। आप जब किसी मोबाइल के दुकान पर जाते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? लेटेस्ट मॉडल दिखाइए, दैट इज द टेक्निकल फिजिबिलिटी। यानी कि यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू सी द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो वंस यू सी द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देन यू जस्ट गिव योर रिक्वेस्ट दैट कि ऑपरेशनल बताइए, इसमें क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, फंक्शनलिटी बताइए, सारा फंक्शन बता दिया गया। उसके बाद आप आते हैं इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, प्राइस कितना है, तो 1 लाख आईफोन या जो भी है 1,25,000 बोलते हैं कि ठीक है। देन कॉम्प्रोमाइज स्टेटमेंट स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। टेक्निकली चेक कर लिए, ऑपरेशनल भी चेक कर लिए, अब कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेटमेंट बिकॉज
इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी इज, ये सारे फिजिबिलिटी को आपका जो है वो सुपरवाइज कर रहा है ये, यानी कि सबसे ऊपर हो गया क्या, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। नाउ यू चेक योर बजट। अब ऐसा नहीं क्रेडिट कार्ड है उसमें 2 लाख 1 लाख का जो है आपका 80,000 या 1 लाख का है तो हम पूरा मोबाइल में ही इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप बजट देखिएगा कि हमको कितना इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आप बोलिएगा कि इस रेंज में दीजिए। इसलिए क्या दुकानदार पहले ही क्या कहता है, इस रेंज में चाहिए, इसलिए कोई जानता है कि टेक्निकल ऑपरेशन में टाइम खराब करने से अच्छा है सीधे इकोनॉमिकल पर आ जाएं, उसी का टेक्निकल समझाएंगे, उसी का ऑपरेशनल समझाएंगे, ठीक है ना। तो बजट आप मोबाइल को भी फ्लिपकार्ट अमेजोन पर सर्च करते हैं तो वहां पर पहले अपना रेंज चेक कर लेते हैं, रेंज डालते हैं, उसके बाद टेक्निकल ऑपरेशनल चेक करते रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, फिल्टर कर लेते हैं कि उसी रेंज का आपको जो है सेट केवल दिखे, उसी रेंज का प्रोडक्ट आपको केवल दिखे। तो इसलिए इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी दैट इज द रेंज ऑफ द प्रोडक्ट। तो वहां पर आप क्या बोलेंगे, जो 1,25,000 का होगा उसमें बहुत ज्यादा फंक्शन है, ये इजी टू एक्सेस नहीं होगा, इसमें फंक्शनैलिटी प्रॉब्लम होगा, तो इतना बजट बहुत ज्यादा है। तो कम पैसा में जो लेस फंक्शनल हो लेकिन हम सारे फंक्शन को हम यूज कर पाए वैसा ही सिस्टम ठीक है। तो दैट इज द कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेटमेंट, ठीक है ना। ऐसा नहीं है 2 लाख वाला सामान भी अच्छा होता है लेकिन हम बजट के हिसाब से अपना काम करेंगे। तो चीपर वर्जन होने के चलते चीपर वर्जन इसको बनाया गया। क्यों बनाया गया? इसलिए क्योंकि जो कॉस्टली जो वर्जन था वो रिड्यूस करके नहीं सर्कुलेट किया जा सकता था, तो उसी के कंपैरेटिव इमीडिएटली देखिए जब ये आपका था 1978 के आखिरी महीनों में ये बना, तो एक ही साल के अंदर में कंपनी को ये दूसरा प्रोडक्ट बनाना पड़ गया। हाँ, ये प्रोडक्ट बनाना पड़ गया और ये मार्केट में अब मान लेते हैं कि इंटेल 808 से 8088 आएगा तो अच्छा ये दूसरा प्रोडक्ट है, दाम कम हो गया है, वो बिका नहीं होगा वो वाला प्रोडक्ट। भले ही वो प्रोडक्ट का लेवल चेंज करके 808 भी कर दिया गया हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सेम था, लेकिन माइंडसेट, साइकोलॉजिकल माइंडसेट क्या होता है, दाम कम हो गया है, दाम कम हो गया है और प्रोडक्ट का नाम भी दूसरा है, वो नहीं है, हाँ लेटेस्ट है, उसके बाद आया है और दाम भी कम है और मोर और लेस सब चीज वही है। तो इस पर ध्यान ही नहीं को दिया कि सब चीज क्यों वही है, ठीक है। तो IBM ने इसको नंबर ऑफ सिस्टम को जो है अडॉप्ट कर लिया, परचेज किया, यही 8088 को परचेज किया और इंटरनली वो 8086 को भी ले लिया हुआ, लेकिन उसने लिया इसको तो ये मार्केट में ज्यादा सर्कुलर हुआ, पॉपुलैरिटी इसका ज्यादा हो गया और इसके बाद से इंटेल को लोग आप और हम जानने लगे क्योंकि इसके बाद से क्या हो गया, इसके बाद से C2C रिलेशनशिप एनहांस होने लगा, ठीक है ना। ये बहुत सारा प्रोडक्ट में C2C रिलेशनशिप है, बहुत सारा प्रोडक्ट आप देखते होंगे मार्केट में, आप किसी प्रिस्क्रिप्शन या किसी का सजेशन नहीं लेते हैं, जाते हैं बोलते हैं ये प्रोडक्ट दे दो, दुकानदार से भी नहीं पूछने जाते हैं, जाते हैं बोले हैं कि ये प्रोडक्ट हमको दे दीजिए, तो वो प्रोडक्ट आपको यूज किया हुआ है, बिलीफ है आपको उस प्रोडक्ट पर, तो आप दूसरा कोई भी खड़ा है उसको भी बोल देते हैं वही ले लीजिए वो अच्छा है, ठीक है। तो वो कभी बोल देगा कि आपसे पूछे नहीं है बट वो उसका जो है वो ज्यादा इफिकेसी उसका हाई है और हेल्थ के लिए अच्छा है, ये ड्रिंक का जो है ये ले लीजिए आप, तो ये प्रोडक्ट का आप मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो और जब ये होने लगेगा, आप जैसे फेसबुक यूजर हैं तो आप चाहेंगे कि कोई अपना आपका फ्रेंड जो उसको बोलेंगे कि फेसबुक पे अकाउंट ओपन करो, हम फेसबुक पर हम लोग जो है फ्रेंडशिप बनाते हैं, ठीक है ना। तो आप उस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करेंगे जिस प्लेटफॉर्म को आप यूज कर रहे हैं, आपको लगता है कि यूजर फ्रेंडली है, इजी टू एक्सेस है, ठीक है ना। आप व्हाट्सएप बोलेंगे, आपके पास व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो जो यूज नहीं कर रहा है उसको प्रमोट करेंगे इसको यूज कर लो, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा है। आप टेलीग्राम यूज करेंगे तो बोलेंगे ना टेलीग्राम यूज करो, फिर आप कंपेयर करेंगे कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप में क्या डिफरेंस है। तो जिसको आप पॉपुलर समझते हैं एक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आप दूसरे को भी सर्कुलेट करते हैं, सब सजेस्ट करते हैं। तो ये सजेशन क्या आपको टेलीग्राम ने दिया है, उसके लिए कुछ पे कर रहा है? कुछ नहीं। ये क्या व्हाट्सएप यानी कि मेटा जो ग्रुप है वो आपको कुछ प्रोवाइड कर रहा है? नहीं। स्टिल यू आर प्रमोटिंग दैट प्रोडक्ट। व्हाई? बिकॉज you are efficiently use that product and you think about the
हाउ मच इफिशियंट दैट प्रोडक्ट इज। तो वो आपका थिंकिंग जो है, उस थिंकिंग से आपका कस्टमर टू कस्टमर जनरेशन, कंपनी का रिलायबिलिटी हाई होता चला जाता है, और कंपनी को आप और हम पॉपुलर बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये जितना भी आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है 16 बिट 32 बिट, आफ्टर एग्जाम हम लोग इसको डिटेल्स एक बार देखेंगे, बट बिफोर दैट एग्जामिनेशन के बाद भी आप वो जो चार्ट जो बोले हैं उसको कंप्लीट करिएगा बाय सीइंग द ईच एंड एवरी स्लाइड and make a list of the all processor generation by generation, because one key point is microprocessor also। तो microprocessor कॉलम में सब कॉमा दे सकते हैं आप, AMD जनरेटेड, मोटरोला जनरेटेड, वो आपको सर्च करना पड़ेगा कि मोटरोला कौन कौन सा माइक्रोप्रोसेसर बनाया, AMD कौन कौन बनाया। इंटेल का लिस्ट आपके बुक में भी है, यहाँ इस स्लाइड से भी आपको मिल जाएगा। इसलिए माइक्रो प्रोसेसर में इंटेल जनरेटेड माइक्रो प्रोसेसर मेंशन कर दीजिएगा कि आप जो डिटेल दे रहे हैं वो इंटेल जनरेटेड माइक्रो प्रोसेसर का है, ठीक है ना। क्योंकि 1968 के पहले जो माइक्रो प्रोसेसर या कुछ भी आया होगा, टेक्नोलॉजी यूज हुआ होगा, उसका डिटेल आपको किसी अदर कंपनी से मिलेगी, ठीक है ना। तो वो अदर कंपनी भी आपको सर्च करना होगा, और नहीं तो इसमें हाँ तो हाँ ठीक, तो उसको डैश कर देंगे, ठीक है ना। जैसे आप जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं हुआ शुरू में, जो आपका कोड यूज हुआ, तो वहाँ बेयर ऑपरेटिंग सिस्टम लिख देंगे, नो ऑपरेटिंग सिस्टम भी लिख सकते हैं, बेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, नो ऑपरेटिंग सिस्टम। और जब जब जो ऑपरेटिंग सिस्टम इनहांस हुआ है तो उसका ईयर ऑफ इन्वेंशन देख लीजिए, उसके हिसाब से सेम थिंग यू डू फॉर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो, ठीक है ना। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी किस जनरेशन में कौन सा आया, पहले क्या था, सिम्बायन था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एंड्रॉयड हुआ, एंड्रॉयड के बाद और क्या, एंड्रॉयड में कौन सा वर्जन हुआ। तो यू कैन एड अप मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर एंड मोबाइल, तो मोबाइल को भी आप उसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है।